नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 4 के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्लास 12 का हिस्ट्री सेमेस्टर 4। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे टॉपिकों को कंप्लीट किया है। आप लोग अगर नहीं देखे तो जाकर के वीडियो को, पिछले वाले जितने भी वीडियो है उसको जाकर के एक बार आप लोग देख ले। ठीक है। आज हम लोग बंगाल के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के तहत सेमेस्टर 4 का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बंगाल में रहते हुए बंगाल से प्रश्न ना पूछे जाए इतिहास विषय में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो संभावना है कि बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों के बारे में अगर पूछ ले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बंगाल के क्रांतिकारी संगठन और कुछ क्रांतिकारी नेता हुए थे, उसको हम लोग पढ़ने का आज प्रयास करेंगे। तो जिसमें एक प्रमुख क्रांतिकारी जो है नेता का नाम आता है सूर्यसेन। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं बता देता हूं कि अब से जो हमारी जितने भी इतिहास विषय की श्रृंखला, यानी कि जितनी भी टॉपिकों का श्रृंखला चलेगा, उस श्रृंखला के तहत हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। जो एग्जाम में पूछे जाने वाली जितने भी संभावना है, यानी कि जो टॉपिक पूछे जाएंगे या जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ताकि हम लोगों का समय बचे और हम लोग इतिहास के साथ साथ ज्योग्राफी को भी स्टार्ट कर सके, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तीनों सब्जेक्ट को अच्छे तरह से पढ़ने के लिए हमें एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ना होगा। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बंगाल के क्रांतिकारियों में एक नाम आता है सूर्यसेन का। ठीक है। सूर्यसेन का एक और नाम है मास्टरदा। क्यों मास्टरदा बोला जाता है? क्योंकि ये पेशे से शिक्षक थे, इसीलिए इन्हें एक उपाधि दिया गया मास्टरदा का। ठीक है। तो मास्टरदा यानी सूर्यसेन का संबंध बंगाल के चटगांव से जो है इनका संबंध है, और ये चटगांव के प्रमुख क्रांतिकारी समूहों में से एक माने जाते हैं। यानी कि बंगाल के क्रांतिकारी समूह में काफी सक्रिय थे चटगांव समूह में। ठीक है। तो चटगांव के क्रांतिकारी समूहों में काफी ये सक्रिय थे। सूर्यसेन पेशे से शिक्षक थे। ठीक है। राष्ट्र प्रेमी शिक्षक के सहायता से इन्होंने अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता प्राप्त की। ठीक है। तो अनुशीलन समिति क्या है? अनुशीलन समिति है क्या? तो बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन है। इसके बारे में मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन है अनुशीलन, यानी अनुशीलन समिति। ठीक है। तो इसके सदस्य के रूप में सूर्यसेन जो है इसके सदस्यता ग्रहण करते हैं, और आगे चलकर 1918 में युगांतर पार्टी की स्थापना करते हैं। युगांतर पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो स्थानीय स्तर पर युवाओं को संगठित करने का काम ये युगांतर पार्टी करती थी। ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए हैं कि सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चटगांव क्रांतिकारी समूह में सूर्यसेन काफी सक्रिय थे। ठीक है। पेशे से शिक्षक थे, और राष्ट्र प्रेमी शिक्षकों की सहायता से वे अनुशीलन समिति के सदस्य बनते हैं। फिर 1918 में सूर्यसेन युगांतर पार्टी की स्थापना करते हैं, और उनका उद्देश्य क्या था? युगांतर पार्टी को स्थापना करने के लिए उन्होंने युगांतर पार्टी की स्थापना क्यों किए थे? उनका उद्देश्य क्या था? उनका एकमात्र यही उद्देश्य था कि स्थानीय स्तर पर युवाओं को संगठित यानी कि संगठित किया जाए। ठीक है। इसलिए उन्होंने युगांतर पार्टी की स्थापना किए। अब देखिए, गांधी जी का एक आंदोलन है असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन में भी सूर्यसेन ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है। उसके बाद समय आता है 1923 में। उन्होंने क्या किया कि असम और बंगाल का जो
रेलवे के जो कोषागार थे, ठीक है, कोषागार जिसमें पैसा वगैरह रखा जाता था, तो दिसंबर 1923 में दिन दहाड़े जो है चटगांव में असम बंगाल का जो रेलवे का एक कोषागार था, उसको क्या करते हैं ये लोग, सूर्यसेन क्या करते हैं, इनको लूट लेते हैं। ठीक है, तो कब लूटते हैं, तो दिसंबर 1923 ईस्वी में दिन दहाड़े चटगांव में असम बंगाल के रेलवे के कोषागार को जो है सूर्यसेन लूट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सूर्यसेन को क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 2 साल की सजा होती है। 1926 से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1926 से लेकर के 1928 तक वे जेल में बंद रहते हैं। ठीक है, किस कारण से, तो क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण से। उसके बाद जब जेल से वो बाहर निकलते हैं 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में चटगांव जिला कांग्रेस के सचिव के पद पे वे नियुक्त किए जाते थे और उनके साथ उनके 5 सहयोगी भी उनके सदस्य, इस सचिव के जो भी सदस्य होते हैं उनमें इनके 5 सहयोगी सदस्य भी इस सचिव वाले जो ग्रुप है उनपे ये लोग उनके सदस्य के पद पर काम करते हैं और उनके 5 सहयोगी भी उनका समर्थन करते हैं। ठीक है, तो 1929 में चटगांव जिला कांग्रेस के सचिव थे। ठीक है, उनके 5 सहयोगी भी इसके सदस्य थे। ठीक है, इस सचिव के पद पर उनके 5 सहयोगी जो है इनके मेंबर होते हैं। ठीक है, इन्हीं के ग्रुप के। उसके बाद देखिए कि जब सूर्यसेन को असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी का समर्थन करते थे। गांधी जी जो है अहिंसा के पक्षधर थे। ठीक है, और अहिंसा के पक्षधर होने के साथ साथ जो है गांधी जी का एक मतलब अहिंसा, मतलब वो लोग जो अहिंसा के पक्ष पर चलते हैं, जो सूर्यसेन को कहीं ना कहीं लगता है कि अहिंसा के पथ पर चलने पर देश को आजाद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको लेकर के सूर्यसेन क्या करते हैं कि इस कांग्रेस से अलग होकर के, ठीक है, कांग्रेस से अलग होकर के एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखते हैं इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, और इनके कई सारे सदस्य थे, जैसे अनंत सिंह हो गया, ठीक है, अंबिका चक्रवर्ती, गणेश घोष, लोकनाथ बाउल, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेदर। ठीक है, इनके कई सदस्य थे जिसमें कुछ महिला सदस्य जैसे कल्पना दत्त हो गया, प्रीतिलता वाडेदर हो गया, ये सब महिला सदस्य है। ठीक है, तो उसके बाद ये इंडियन रिपब्लिक आर्मी का जो उद्देश्य क्या था, तो सूर्यसेन चाहते थे कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि अंग्रेजों को जो है संसाधन के रूप में उसको कमजोर कर दिया जाए। ठीक है, उनका एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को, जो भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद है, उसको उखाड़ फेंकने का काम ये इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्य और सूर्यसेन करने वाले थे। उनका एक ही उद्देश्य था, किसी न किसी रूप से अंग्रेजों को कमजोर कर दिया जाए और उसके जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद है उसको बंगाल और देश से जो है उखाड़ फेंकने का काम करना होगा। और अगर अंग्रेजी साम्राज्यवाद को उखाड़ना है और उखाड़ करके जो है देश और बंगाल से बाहर फेंकना है, तो उसके लिए कई सारी योजनाएं करनी होगी। पहला तो उन्हें जो है शक्ति से वंचित करना होगा, जो उसकी शक्ति है, उसका पावर है, उसको पावर को समाप्त करना होगा। पावर कैसे मिलता है, तो अंग्रेजों के पास में जो है शस्त्र यानी कि बंदूक थे, पर्याप्त मात्रा में गोले बारूद थे, उनको लूट लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है संसाधन के रूप से उसे वंचित कर देना। ठीक है, जो भी संचार के माध्यम है उनको जो है नष्ट कर देना, तो टेलीफोन को नष्ट कर देना। ठीक है, टेलीग्राफ सेवा को नष्ट कर देना। ठीक है, रेलवे मार्ग को नष्ट कर देना। ठीक है,
शस्त्रागार को लूटना। तो ये सारे जैसे काम थे कि उनका उद्देश्य था इंडियन रिपब्लिक का कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंका जा सकता है, उसके लिए कुछ काम करना होगा। क्या काम करना होगा? तो सरकारी शस्त्रागार को लूटना, उसके बाद टेलीफोन और तार घर को नष्ट करना, चटगांव और शेष बंगाल के बीच रेल संपर्क को भंग कर देना, को भंग करना इत्यादि शामिल था। ठीक है, तो देखिए अगर सरकार का शस्त्रागार को लूट लेंगे तो वो जो है पावर से वंचित हो जाएंगे, वो लड़ाई नहीं कर पाएंगे। एक ही लड़ाई करने का अंग्रेज इतने ताकतवर इसलिए थे क्योंकि उनके पास जो बंदूकें थी, गोला बारूद थे, जिसके दम पर वो भारतीयों पर अत्याचार किया करते थे। ठीक है, टेलीफोन तार घर को नष्ट कर देना। टेलीफोन के माध्यम से वो क्या करते थे, यूरोप यानी इंग्लैंड में जो अपने भी नेटवर्क माध्यम है, संचार के माध्यम है, उनके द्वारा वो वहां से हथियार को भारत में लेकर के आते थे और भारत के लोगों पर अत्याचार करते थे। ठीक है, और शासन करते थे। क्यों? क्योंकि पास उसके पास अत्याधुनिक हथियार थे, जिसके कारण से वो भारत पर पूर्ण रूप से जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रहे हैं उनको दमन करने, उसको दबाने का काम वो हथियार के माध्यम से किया करते थे। तो टेलीफोन और तार घर को नष्ट करना, और देखिए चटगांव और शेष बंगाल के बीच रेल संपर्क को भंग करना शामिल था। तो देखिए रेल माध्यम, आज तो रेल का उपयोग क्यों किया जाता है? आज रेल का उपयोग हम लोग करते हैं यात्रियों की सुविधा के लिए, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम रेल का उपयोग सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने के लिए, मान लीजिए कहीं पर क्रांतिकारी गतिविधि हो रही है, उसको दबाने के लिए तुरंत, मान लीजिए बंगाल तो पूरा क्रांतिकारी का अड्डा था, खास करके चटगांव, शेष बंगाल। ठीक है, तो बंगाल पूरा क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा था। कोई भी क्रांतिकारी घटना कहीं पे घटित हो रही है तो अंग्रेज तुरंत रेल मार्ग के माध्यम से सेना को वहां पर भेज करके उस क्रांतिकारी आंदोलन का दमन कर देती थी। तो उनका एक ही उद्देश्य था कि शेष बंगाल में जो भी रेल संपर्क है, अगर इसको भंग कर देंगे तो सेना एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चटगांव आर्मरी रेड। अब चटगांव आर्मरी रेड क्या है? तो देखिए 18 अप्रैल 1903 ईस्वी को रात 10 बजे योजनाबद्ध ढंग से गणेश घोष, ये गणेश घोष देखिए इंडियन रिपब्लिक आर्मी के एक सदस्य है, यहीं पे है गणेश घोष, देखिए। ठीक है, और देखिए गणेश घोष के साथ में 6 क्रांतिकारी ने चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर और लोकनाथ बाउल के नेतृत्व में 10 युवा सैनिक शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जिसे हम लोग चटगांव आर्मरी रेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर के 65 जो है क्रांतिकारी इस पर शामिल थे, इस चटगांव आर्मरी रेड पर। तो चटगांव आर्मरी रेड कब होता है? तो 18 अप्रैल 1903 ईस्वी में चटगांव आर्मरी रेड कब होता है? तो 18 अप्रैल 1903 ईस्वी को रात को 10 बजे योजनाबद्ध तरीके से गणेश घोष और लोकनाथ बाउल के नेतृत्व में, गणेश घोष के नेतृत्व में जो है 6 क्रांतिकारी ने चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर जो है उसको पुलिस शस्त्रागार को लूट लेते हैं। ठीक है, और लोकनाथ बाउल के नेतृत्व में 10 युवा जो है क्रांतिकारी वो सैनिक शस्त्रागार को, देखिए सैनिक शस्त्रागार और पुलिस शस्त्रागार, इन दोनों को लूट लेते हैं। किसके नेतृत्व में? तो गणेश घोष के नेतृत्व में 6 क्रांतिकारी, लोकनाथ बाउल के नेतृत्व में 10 युवा क्रांतिकारी जो है पुलिस शस्त्रागार और सेना शस्त्रागार पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर 65 क्रांतिकारी इसमें शामिल थे, जिसे हम लोग चटगांव आर्मरी रेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये लोग तो लूटते हैं,
पुलिस शस्त्रागार और सेना शस्त्रागार में इन्हें हथियार तो मिल जाता है, परंतु गोला बारूद नहीं मिलते हैं, जिसके कारण ये लोग हताश हो जाते हैं। ठीक है। और कुछ बंदूक हथियार के दम पर जो है ये लोग मानते हैं कि इतने कम हथियार के बदौलत जो है जो अंग्रेज का दमन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि चटगांव आर्मरी रेट समझ में आया आपको। तो ये जो है 18 अप्रैल 1903 को रात 10 बजे योजनाबद्ध तरीके से गणेश घोष के नेतृत्व में 6 क्रांतिकारी ये लोग क्या करते हैं कि पुलिस शस्त्रागार को लूट लेते हैं और लोकनाथ बाउल के नेतृत्व में 10 युवा क्रांतिकारी सैनिक शस्त्रागार को लूट लेते हैं। ठीक है। इस लूट को हम लोग चटगांव आर्मरी रेड के नाम से जानते हैं। इसमें कुल मिलाकर 65 क्रांतिकारी शामिल थे। ये लोग जब लूटते हैं तो इन लोगों को केवल और केवल हथियार मिलता है, गोला बारूद नहीं मिलता, जिससे ये लोग हताश हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए अंग्रेजों का जो है सरकार यानी कि सरकार का दमनात्मक कार्रवाई चालू होता है। सबको पकड़ पकड़ के जेल में भर दिए जाते हैं, किसी को मार दिया जाता है, किसी के साथ बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है समय आपका देखिए सूर्य सेन को फांसी दी जाती है कब? 12 जनवरी 1934 ईस्वी को। ठीक है। यहां तक क्लियर है। सूर्य सेन को फांसी कब दी जाती है? तो 12 जनवरी 1934 को। ठीक है। तो याद रखिएगा सूर्य सेन को फांसी तो 12 जनवरी 1934 को दे दी जाती है, लेकिन इन्हें फांसी क्यों दी जाती है? देखिए सूर्य सेन क्या करते हैं कि जब अंग्रेजों का जब जो है दमनपूर्ण पूर्ण कार्रवाई जब जारी होती है तो सूर्य सेन क्या करते हैं कि कुछ लोग तो इनके पकड़े जाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां से भाग जाते हैं। और सूर्य सेन ने जो है भेष बदल बदल कर बंगाल के विभिन्न प्रांतों पर कहीं किसान बनकर, कहीं जो है मजदूर बनकर जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है। इन्हीं के एक सहपाठी है या सहकर्मी है, मानी इन्हीं के एक मित्र थे नेत्र सेन। ठीक है। उनका नाम है नेत्र सेन। याद रखिएगा इन्हीं के एक सदस्य थे या सहपाठी कह सकते हैं, नेत्र सेन। ठीक है। नाम है नेत्र सेन। ठीक है। नेत्र सेन के विश्वासघात के कारण जो है सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। और गिरफ्तार कब किया जाता है? तो 19 जनवरी 1933 ईस्वी को। ठीक है। 19 जनवरी 1933 ईस्वी को नेत्र सेन के विश्वासघात के कारण सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 12 जनवरी 1934 को सूर्य सेन को फांसी दे दी जाती है। तो देखिए बंगाल के क्रांतिकारी जो है गौरवपूर्ण
जो हम कह सकते हैं कि बंगाल के क्रांतिकारी, जो भी गौरवपूर्ण हमारा, जो बंगाल के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जो भी गौरवपूर्ण इतिहास है, उसका जो है कहीं न कहीं उनका समापन होता है। ये लोग बंगाल के काफी गौरवपूर्ण अध्याय में से एक है, ठीक है। और बंगाल के गौरव के इतिहास को इस नेत्रसेन के द्वारा जो है विश्वासघात के कारण जो सूर्यसेन को फांसी दे दी जाती है। ठीक तकरीबन लगभग 19 जनवरी 1933 ईस्वी को सूर्यसेन को गिरफ्तार किया जाता है और 12 जनवरी 1934 को जो सूर्यसेन को इस नेत्रसेन के विश्वासघात के कारण जो सूर्यसेन को फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद सूर्यसेन के और भी जो सदस्य हैं इस नेत्रसेन को जो है हत्या कर देते हैं, ठीक है। चाकू मार के इस नेत्रसेन की हत्या कर दी जाती है सूर्यसेन के सहयोगियों के द्वारा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल के जो गौरवपूर्ण इतिहास है या गौरवपूर्ण अध्ययन को समाप्त कर दिया जाता है इनके फांसी के बाद, ठीक है। ये हमारा बंगाल का गौरव है सूर्यसेन जी, ठीक। तो सूर्यसेन से प्रश्न है कि पूछे जाने की संभावना है, ऐसा जरूरी नहीं कि पूछा जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद में अनुशीलन समिति हो गया, ठीक है। अनुशीलन समिति हो गया और भी बंगाल के कई सारे क्रांतिकारी संगठन है। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, एक अनुशीलन समिति पढ़ेंगे और एक हो गया हमारा एक और क्रांतिकारी है, मैं देख लूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप आशा कीजिएगा कि ये सूर्यसेन वाला आप अपने बुक में या आप जिससे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, इस चीज को देख लीजिएगा। तो आपको क्या होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। और बच्चे क्या करते हैं कि ये इतिहास को रटने का प्रयास करते हैं, रटिएगा मत, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप जितना समझेंगे एग्जाम में उतना ही बढ़िया आप लिखेंगे, ठीक है। रट के जाइएगा, सारा भूल जाइएगा। इतिहास कोई भी सब्जेक्ट हो, चीज को अगर आप समझ लेते हैं तो आप जरूर प्रश्न का उत्तर आप कर दीजिएगा। आप देखिएगा कि इतिहास विषय में बच्चे बोलते हैं मैंने 40 पेज लिख लिया, मैंने 25 पेज लिख लिया, लेकिन नंबर जब आता है तो नंबर में वो इतिहास विषय में ही फेल हो जाते हैं या फिर नंबर उनका कम आता है। आने का कारण क्या है कि वो अनाप शनाप चीजों को लिख देते हैं। अनाप शनाप चीज अगर इतिहास में लिखिएगा तो फेल हो जाइएगा। इतिहास में हमेशा पॉइंट को लिखना है, ठीक है। पॉइंट को लिखिएगा, पॉइंट के माध्यम से ही काम कीजिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एवं अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।